हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी ना रिसेंटली मैं मेरे कज़िन से बात कर रहा था और वो और उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंडिया के टॉप के कॉलेजेस से, कुछ आईआईटी से है, कुछ एनआईटी से है, कुछ बाकी टॉप कॉलेजेस से है। तो उनका भी ना प्लेसमेंट सीज़न इतना अच्छा नहीं चल रहा है और जिनका भी प्लेसमेंट हुआ है कुछ लोगों ने प्लेसमेंट डिले भी कर दिया है, कुछ लोगों को सैलरी अच्छी नहीं मिली है, कुछ लोगों ने कैट की तैयारी की थी, अभी अभी आपको पता है रिजल्ट आया है। तो वहाँ पर कैट में भी अच्छा स्कोर नहीं आया है, कुछ लोग यूपीएससी के लिए गए लेकिन वहाँ पे टाइम लगता है। तो और वो ना ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा उनको वीडियो मिला नहीं कि एक वीडियो में ना सारी क्वेरीज क्लियर हो जाए। कभी कभी एक वीडियो में सैलरी के बारे में बात है, कहीं पे कट ऑफ है। तो मैंने फिर वो सोचा कि यार ये सही है कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, ये वीडियो ना फ्रेशर्स लोगों के लिए है। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेशर्स लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता, अभी मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि कट ऑफ 54 है। तो वो कह रहे थे कि यार 54% कट ऑफ तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा भाई आउट ऑफ 100 नहीं, वो 200 है। तो वो 27% ही हो गया। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्टिव है, कितनी स्पीड लगती है। फिर उसने मुझे बोला कि कोई कह रहा था कि 70 का स्पीड होना चाहिए। मैंने बोला 70 का स्पीड तो किसी बहुत बहुत हाई लेवल जो कंटिन्यूसली प्रोग्रामिंग करते हैं, आरबीआई में 25 भी बहुत है, 20 से भी हो जाएगा काम। तो ये छोटी छोटी क्वेरीज है ना, लोगों में बहुत है। तो मैंने देखा है, मुझे बच्चे एलिजिबिलिटी के बारे में पूछते हैं कि सर मेरा 20 है, जो मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि वो बैंकर है, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से, तो वो 33+3 36 तक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी क्वेरीज है। तो मैक्सिमम क्वेरीज मैं यहाँ पे एड्रेस करने का ट्राई करूँगा। जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए वीडियो है, जो पुराने स्टूडेंट है, जब जिनको ये सब कुछ पता है, उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप डबल स्पीड से 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे जो पूरे पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा। अगर कुछ रह जाता है तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई गेट बी ऑफिसर जब हम बनते हैं तो टॉप लेवल हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो आज के डेट में जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर है वो देखिए वो कहाँ से आए हैं। गवर्नर जो आते हैं मोस्टली आईएएस ऑफिसर, या आपको पता बैंकर, बहुत मतलब अलग अलग। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इकोनॉमिक्स भी आते हैं, जैसे रघुराम राजन है या उर्जित पटेल है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली आईएएस से ज़्यादा है। उसके बाद स्वामीनाथन जय सर है, ये एसबीआई पीओ ज्वाइन किया था। और बाकी आज के डेट में जो तीन डिप्टी गवर्नर है वो उन्होंने आरबीआई में एज अ ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन किया था। ये हाईएस्ट लेवल का पोस्ट है जहाँ पर आप ओपन कंपटीशन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है, आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इसको बी कहा जाता है, आरबीआई ग्रेड बी। बाकी ग्रुप ए बी सी डी में अलग है। ए सबसे बड़ा होता है ग्रुप में, ग्रुप बी उससे नीचे, ग्रुप सी, ग्रुप डी। करेक्ट, पहले उसको क्लास 1 2 3 4 कहा जाता था, लेकिन आरबीआई में अलग है। ये ग्रेड बी है, फिर ये सी है, फिर ये डी है, फिर ये ई है, फिर ये एफ है, ये भी एफ है, और फिर यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है ये। ठीक है। तो ये आप इस लेवल तक जा सकते हैं। सब लोग यहाँ पे तो 100% जाएंगे, 100% सब लोग चीफ जनरल मैनेजर बनेंगे। और वहाँ पे अगर कुछ आप जल्दी ज्वाइन करते हैं या आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाया तो आप डिप्टी गवर्नर भी यहाँ पर बन सकते हैं। अभी देखो ये सारी मैंने ना, ये लिस्ट है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लिस्ट है। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे जिनके सामने ये जो ब्लैंक है, ये इतने सारे आज के डेट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और अगर आप देखेंगे आज के डेट में आपको जो भी डिप्टी गवर्नर दिखाई दे रहे हैं वो किसी टाइम पे यहाँ पर आरबीआई के ईडी रह चुके हैं। तो आप यहाँ पे उनका नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि जे उदेशी मैडम, आपको पता है फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर थी। उसके बाद वाईएसपी थोरात और उषा थोरात मैम, ये हस्बैंड वाइफ थे। वाईएसपी थोरात बाद में नाबार्ड के चेयरमैन बने। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पे था। फिर बाद में वो डिप्टी गवर्नर तक चले गए। अब ये सीएफओ अभी एक पोजीशन है आरबीआई में, क्रिएट किया गया है, इसको वो लेवल दिया गया। पहले ऐसे सोचा था कि इसको ना डिप्टी गवर्नर बनाते, लेकिन फिर वो आरबीआई में एक्ट में कुछ चेंजेस करना पड़ता, इसलिए इनको अभी ईडी का लेवल का जो स्टेटस है वो दिया हुआ है। तो ये सारे ईडी हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग पहुँच सकते हैं अगर आपने 25 के आसपास सर्विस ज्वाइन की है तो। अभी देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट है 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम है 30। करेक्ट। और वो कट ऑफ डेट वहाँ पे दिया जाता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी, जैसे ओबीसी के लिए 3 है, ठीक है। एससी एसटी के लिए 5 साल है। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो कंप्लीट होना चाहिए, एमफिल कंप्लीट होना चाहिए, एडमिशन नहीं। पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए, तब आप 34 तक दे सकते हैं। और अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में अगर एक्सपीरियंस है तो देखो, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये सब जनरल वालों को मिलता है, बाकी कैटेगरी वालों को ये नहीं मिलता। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ओबीसी को ऑलरेडी 3 साल का रिजर्वेशन है, एससी एसटी को ऑलरेडी 5 साल का रिजर्वेशन है। तो ये जो अगर आपका बैंकिंग का एक्सपीरियंस
प्रोबेशन पीरियड छोड़ के अगर 3 साल का है तो आपको मैक्सिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है प्रोबेशन पीरियड छोड़ के तो आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन के बारे में। 31 से लेके 21 से लेके 30 और बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आर्मी का कोई है तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 साल का मिलता है। अगर फिजिकल हैंडीकैप मान लीजिए अलग कैटेगरी से तो उनको कैटेगरी का प्लस फिजिकल हैंडीकैप दोनों बेनिफिट मिलता है, बाकी जगह पे डबल बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये हो गया। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, आपको ग्रेजुएट होना है 60% मार्क्स में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना है 55% मार्क। 10th एंड 12th का कोई यहाँ पे मार्क का रिलेशन नहीं है। एग्रीगेट यानी कि जिसका अपना ग्रेजुएशन है 3 साल का 4 साल का, उसका एग्रीगेट मार्क निकलना है। हर सेमिस्टर में होना ऐसा ज़रूरी नहीं है और एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर चाहिए। डिस्टेंस से किया है तो भी चलेगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है। 60% चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% और 10वीं और 12वीं के जो मार्क्स है उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। ठीक है, और कहीं कहीं पे क्या होता है परसेंटेज दिया नहीं जाता है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाता है, आपको जितने परसेंटेज है उसमें से 0.75 माइनस कर दो और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ग्रेडिंग आउट ऑफ 4 है, आउट ऑफ 6 है, आउट ऑफ 9 है, कुछ भी है, तो आपको आउट ऑफ 10 कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाद में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटेम्प्ट्स है। मुझे लगता है 6 अटेम्प्ट मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन मतलब कोई कैटेगरी का भी हो तो उसके लिए भी 6 बहुत सफिशिएंट है। और बाकी अगर कोई कैटेगरी से है SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप तो उनको लिमिट का कोई अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं, लेकिन 6 अटेम्प्ट मुझे लगता है वो भी मोर देन सफिशिएंट है। 6 अटेम्प्ट यानी कि 7 से 8 साल। यहाँ पे आज के दिन में इतना टाइम किसी के पास नहीं है और अगर होता भी है तो बिल्कुल भी उतना देना नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बैंक एनकरेजेस कैंडिडेट्स विद नो प्रायर एक्सपीरियंस टू अप्लाई, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर्स भी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फेज़ 1 देखते हैं। ये है आपका पैटर्न। ठीक है, 200 मार्क का आपका एग्ज़ाम है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है। कट ऑफ मैं एंड में डिस्कस करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पे हर सेक्शन के लिए टाइम है, सेक्शनल टाइम। तो रीजनिंग छोड़ के, रीजनिंग में 45 मिनट्स है टाइम फॉर ईच सेक्शन के लिए, और ये तीनों सेक्शन के लिए 25, इसके लिए 25 मिनट्स, इसके लिए 25 मिनट्स, इसके लिए 25 मिनट्स, इसके लिए 45 मिनट्स है। टोटल आपका जो टाइम होता है 120 मिनट्स है। आपको उसमें 200 मार्क्स लेने हैं और इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। फेज़ 1 का कोई सिलेबस नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे और आई एग्जाम भी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। 10 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उसका मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम, हर सेक्शन के लिए कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, इस तरीके से चलता है और इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि क्या क्या क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आते हैं फेज़ 2 में। ठीक है, फेज़ 2 में आपके 3 पेपर हैं। एक इंग्लिश का पेपर है, एक ESI का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, ESI है एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। ईच पेपर को 100 मार्क्स है। ठीक है, आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो तो पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, करेक्ट। ESI में 50 + 50, फाइनेंस में 50 + 50। ठीक है, 50 यानी कि MCQ एंड 50 डिस्क्रिप्टिव, 50 MCQ 50 डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए 90 मिनट्स है, इंग्लिश में भी, ESI में भी 90 मिनट्स है और आपका जो फाइनेंस का पेपर है इसमें भी आपको 90 मिनट्स है, 90 + आपका 30। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क के। ठीक है, 15, 15 एंड 15, इसमें से आपको 2 लिखने हैं। टाइम यहाँ पे वर्ड लिमिट 600 वर्ड्स है, 600 वर्ड्स, और दूसरे 3 क्वेश्चन है 10-10 मार्क के, 10, 10 एंड 10। इसके लिए टाइम वर्ड लिमिट्स है 400, 400, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 400, 400 एंड 400। आपको इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, इसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। तो यानी कि आपका जो टाइम लिमिट है 90 मिनट्स में आपको टोटल 2000 वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पे हम 10 मिनट निकाल लेते हैं सोचने के लिए, करने के लिए। तो आपका कितना हुआ? 80 मिनट्स में 2000 वर्ड्स, यानी कि आपका जो स्पीड होना चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। इतना अगर आपका स्पीड होगा तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और MCQ जो रहेंगे आपके 2 मार्क के 20 MCQs रहेंगे, जिसको 40 मार्क है, एंड 10 मार्क का एक मार्क के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसको 10 मार्क है। ये 10 + ये 40 आपका 50 हो गया।
यानी कि पूरा जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है 300 में से 200 मार्क्स आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर डिस्क्रिप्टिव है और यहाँ पर 50+50 यानी कि 100 टोटल 200 मार्क्स है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर चलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप ईएसआई का पेपर हिंदी में लिख सकते हैं, आप फाइनेंस का पेपर भी हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो पेपर होगा आपको वो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एमसीक्यू पेपर भी आपको इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। कुछ लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम सब जो लोग हैं, हमारा जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में बहुत कम लोगों का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, इंटरव्यू भी आप हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू को टोटल आपके 75 मार्क्स है, यानी कि आपका फेज 2 के 300 मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के 75 मार्क्स, और टोटल आपका जो कट ऑफ होगा वो आउट ऑफ 375 डिसाइड होगा, ठीक है। इस तरीके से ये है। आप इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई उसका बायस नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कुछ बायस नहीं है। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, दोनों टाइप के स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, ठीक है। फेज 2 का सिलेबस है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में 4 चैप्टर है, 1 2 3 4 इसका सिलेबस है, ये आप देख लीजिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपको यहाँ पे ये बेसिक वीडियो है, पता चलना चाहिए किस टाइप के हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में, तो वो उसका भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर है, इसमें आपको ऐसे आता है, उसके बाद प्रेसिज राइटिंग होता है, और कुछ आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। और उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में ये फाइनेंस का सिलेबस है, फाइनेंस का पेपर है। दूसरा जो पेपर है आपका मैनेजमेंट एंड इथिक्स है, ठीक है। तो ये आपके जो तीनों पेपर है यहाँ पे आप स्टॉप करके इनका सिलेबस भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सैलरी। तो सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले ये था और अभी ये रिवाइज्ड हुआ है। ये रिवाइज यानी कि काफ़ी टाइम हुआ है, अभी फिर से रिवाइज होगा। अभी ये जो है अभी रिवाइज होगा 2 to 3 मंथ्स में, ठीक है। मैं अभी सैलरी स्लिप भी आपको दिखा दूंगा। और अभी जो सैलरी स्लिप नहीं आएगी 3-4 महीने के बाद, आप नियर अबाउट 20% हाइक उसमें देख सकते हैं, ठीक है। 20% हाइक यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक सैलरी है, पुरानी सैलरी है अगस्त 2023 की। तो ये अगर आप देखेंगे तो इनका जो सैलरी बनता है टोटल, सिर्फ सैलरी का पार्ट 2,06,000 है टोटल, सब पकड़ के। ये अलाउंसेस है, उसके बाद ये बाकी मंथली मिलते हैं, ये कुछ ईयरली मिलते हैं, 2 साल में एक बार मिलते हैं, तो सब पकड़ के ये 32 लाख्स का ये आता है इनका सैलरी। अगर आप मुंबई में देखेंगे, बाकी सिटीज़ में ये नियर अबाउट 28 लाख के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सैलरी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद आते हैं कट ऑफ पे। अगर आप कट ऑफ जाएंगे तो ये 2017 का कट ऑफ है, 18 का है, 19 का है, 21 का है, 22 का कट ऑफ है, ठीक है। 2021 में 66 कट ऑफ था, ये आउट ऑफ 200 है, ये आउट ऑफ 200 है। ये 2023 का कट ऑफ था। ये सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 15% है, ठीक है। इसको टोटल मार्क्स होते हैं, जीए को 60, रीजनिंग को ये 80 मार्क्स होते हैं यहाँ पर, जीए को यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 30। तो ये अगर आप देखेंगे सारा ये कितना है आपका 15% है, ठीक है। इसके यहाँ पे 20% था, ठीक है। 1680 का 20% है, ये 20%, ये 20%, ये 25। उसके पहले आप देखेंगे तो ये 25% है, ठीक है। ये 25% है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। अभी 23 का कट ऑफ मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये है आपका 23 का कट ऑफ, ये है 22 का कट ऑफ, ये है 21 का कट ऑफ। तो ये पिछले साल का जो कट ऑफ था, ये अब तक का सबसे कम कट ऑफ है। अगर आप ये परसेंटेज में देखेंगे तो ये 27.125% कट ऑफ है, ठीक है। इतना कट ऑफ कम है, और कभी कभी कट ऑफ 140 के आसपास भी जाता है। अगर पेपर बहुत ईजी है तो उसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, उससे आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। अभी पोस्टिंग के बारे में आते हैं। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इनिशियल पोस्टिंग मुंबई मिलती है, और बहुत लोगों का डिमांड भी मुंबई होता है। अगर आपको इनिशियल पोस्टिंग मुंबई में मिल गई तो आप कंटिन्यूसली वहाँ पर 8-10 साल 12 आई थिंक 13 साल तक रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में पोस्टिंग मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको पता है दिल्ली पावर सेंटर है, सब लोगों को दिल्ली में रहना होता है। और बेंगलोर में भी पोस्टिंग मिलना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्थ साइड में जो लोग रहते हैं सब लोगों को दिल्ली पोस्टिंग चाहिए होता है, और जो साउथ में रहते हैं सब लोगों को बेंगलोर पोस्टिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पोस्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्टिंग होती है, जम्मू में भी पोस्टिंग होती है, इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये जॉब जो है वो ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। अभी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितने आते हैं, टोटल 1.5 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, 1 लाख के आसपास लोग एग्ज़ाम देते हैं।
उसमें से 25 से 35 हज़ार के आसपास लोग सीरियस रहते हैं। सीरियस एस्पिरेंट में यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, कैट होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं कुछ ब्रिलियंट लोग, उसके बाद बैंकर्स और जो एसएससी में काम कर रहे हैं वो भी लोग होते हैं। तो एक्चुअल जो कंपटीशन होता है वो 25, 30, 35 हज़ार लोगों में ही होता है। उसके बाद इसमें से 3,500 लोग फेज़ 1 पास करेंगे, ये फेज़ 2 देंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए नियर अबाउट 750 लोगों का सिलेक्शन होगा और फाइनल जो वैकेंसीज होती है वो 200, 250, 300 के आसपास यहाँ पे होती है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पर आपको बता। और अगर आपको ये एग्ज़ाम के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, तो आई एग्ज़ाम भी इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको आरबीआई के एक्स ऑफिसर्स मिलेंगे, वो भी बहुत हाई लेवल के, एक्स सीजीएम। और डॉक्टर शर्मा सर आईआईटी कानपुर से पीएचडी है, आईआईएम अहमदाबाद में, आईआईएम लखनऊ में, आईआईएम इंदौर में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ाते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी सर आईएसबी से पास आउट है, एजीएम रह चुके हैं। मैं आरबीआई में 3 साल में मैनेजर रह चुका हूँ और मैंने अब तक नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट मतलब भेजे, यानी कि मेरे जो स्टूडेंट हैं आरबीआई में, नाबार्ड में, सेबी में, आईएफएससी में, जितनी सारी रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ पर 1000 के आसपास मेरे स्टूडेंट ऑफिस लेवल पोजीशन पे है। चक्षु सर का सिंगल डिजिट रैंक था आरबीआई में, फॉरेन में, यूएस में एमएस किया हुआ है उन्होंने। और शंकर सर ने आरबीआई में 30 साल से ज़्यादा काम किया। तो इतनी ज़बरदस्त फैकल्टी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। ये हमारा रिजल्ट है पिछले 3 साल का। अगर आप रिजल्ट देखेंगे जेन्युइन रिजल्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हम ये रिजल्ट पब्लिश करते हैं क्योंकि वो इतना जेन्युइन है, इसीलिए अदरवाइज़ न्यूज़पेपर में कोई पब्लिश नहीं करता है। नंबर कुछ भी आ जाता है फिर लोग डिजिटल फॉर्मेट से हटा भी देते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबली न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करते हैं क्योंकि फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ये जो रिजल्ट है सारे जेन्युइन है। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारे आंसर देने का यहाँ पे ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।